नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। चुनाव के वक्त ही क्यों एक्टिव होती है ईडी? कपिल सिब्बल ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। देश के दुश्मनों पर अजीत डोवल का कड़ा संदेश, बोले इतिहास का बदला लेने का वक्त। मलयालम भाषा विधेयक पर विवाद तेज, सीएम विजयन ने कहा किसी पर भाषा नहीं थोपेगी सरकार। बेल्लारी हिंसा केस में बड़ा फैसला, सरकार ने सीआईडी को सौंपी जांच। और नंदुरबार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जहरीले इंजेक्शन गिरोह को पकड़ा गया। पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है और इस मुद्दे पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं वैसे ही जांच एजेंसियों को अचानक पुराने दस्तावेज याद आने लगते हैं। सिब्बल ने आरोप लगाया है कि ईडी का इस्तेमाल कानून के पालन के लिए नहीं बल्कि विपक्षी नेताओं को परेशान और डराने के लिए किया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि जहां भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती वहां ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को दबाने के लिए एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि किसी दफ्तर से भी फाइलें उठाने का अधिकार ईडी को किसने दिया है? अगर कोयला घोटाले की जांच है तो उससे जुड़ी फाइलें ली जाएं। हर दस्तावेज जब्त करना कानून के दायरे में नहीं आता। केंद्र और राज्य के बीच जानबूझकर टकराव की स्थिति पैदा की जा रही है। उन्होंने यूपीए सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा है कि उस दौर में जांच एजेंसियों को इस तरह की खुली छूट नहीं दी गई थी। उस समय झूठी या अपुष्ट जानकारी के आधार पर राजनीतिक नेताओं को निशाना नहीं बनाया जाता था। आज एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस तरह की कार्रवाइयों से लोकतंत्र और संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचेगा। विकसित भारत युवा नेता संवाद के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने देश के दुश्मनों पर तीखे शब्दों में प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि आज का आजाद भारत हमेशा इतना स्वतंत्र नहीं था जितना आज दिखाई देता है। इस आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने भारी बलिदान दिए और असहायता और अपमान का दौर झेला है। उन्होंने कहा है कि कई लोगों को फांसी दी गई है और पूरे गांव जला दिए गए। हमारी सभ्यता को नष्ट करने के प्रयास हुए और मंदिरों को लूटा गया। उस दौर में देश मूक दर्शक बना रहा और अत्याचार देखता रहा। डोवल ने यह भी कहा है कि इतिहास हमें झकझोरता है और सोचने पर मजबूर करता है। आपको याद दिलाता है कि आज की स्वतंत्रता यूं ही नहीं मिली है। इसके अलावा एनएसए अजीत डोवल ने कहा है कि आज भारत के हर युवा के भीतर बदलाव की आग जलनी चाहिए। प्रतिशोध शब्द भले आदर्श ना लगे, लेकिन ये एक शक्तिशाली प्रेरक शक्ति है। हमें अपने इतिहास का बदला लेना होगा। इसका मतलब हिंसा नहीं बल्कि भारत को उसकी खोई हुई गरिमा तक वापस ले जाना है। उन्होंने कहा है कि हमारी सभ्यता अत्यंत विकसित थी और हमने कभी दूसरों के धर्म स्थल नहीं तोड़े। दुनिया जब पिछड़ी थी तब भारत ने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन हम अपनी सुरक्षा के खतरों को समय पर समझने में चूक गए। डोवल ने चेताया है कि अगर आने वाली पीढ़ियां इतिहास से मिली सीख को भूल गई तो ये भारत के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगी। केरल के मलयालम भाषा विधेयक 2025 को लेकर राज्य के बाहर तक सियासी विवाद खड़ा हो गया है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस कानून के जरिए दूसरी भाषाओं पर मलयालम थोपी जाएगी। बढ़ते विवाद के बीच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इन सभी आशंकाओं को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि केरल विधानसभा द्वारा पारित ये विधेयक पूरी तरह समावेशी है और तथ्यों के विपरीत दावे फैलाए जा रहे हैं। विजयन ने स्पष्ट किया है कि ये कानून किसी भी भाषा को खत्म करने या किसी समुदाय पर थोपने के उद्देश्य से नहीं लाया गया है। उन्होंने कहा है कि केरल की प्रगति समानता, भाईचारे और समग्र विकास के सिद्धांतों पर आधारित रही है। राज्य सरकार धर्मनिरपेक्षता और बहुलतावाद जैसे संवैधानिक मूल्यों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि विविधता के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि मलयालम भाषा विधेयक में भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट और मजबूत प्रावधान मौजूद हैं। उन्होंने बताया है कि धारा 7 के तहत कन्नड़ और तमिल भाषी समुदायों के हितों को विशेष रूप से संरक्षित किया गया है। विजयन ने दोहराया कि सरकार किसी भी नागरिक पर कोई भाषा थोपने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिन अधिसूचित क्षेत्रों में तमिल और कन्नड़ भाषी लोग रहते हैं वहां वे सचिवालय और स्थानीय कार्यालयों से अपनी मातृभाषाओं में पत्राचार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें जवाब भी उन्हीं भाषा में देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाषाई विविधता केरल की ताकत है। सरकार इस विविधता की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक के बेल्लारी में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 1 जनवरी को हुई हिंसा की जांच औपचारिक रूप से आपराधिक जांच विभाग यानी कि सीआईडी को सौंप दी है। यह घटना 26 वर्षीय कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत के बाद मामला और गंभीर हो गया है। झड़प कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी और भाजपा विधायक जी जनार्दन रेड्डी के समर्थकों के बीच हुई। घटना के बाद से दोनों दलों के बीच राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार पर निष्पक्ष जांच का दबाव भी लगातार बन रहा था। अब सीआईडी को जांच सौंपे जाने में इस मामले में सच्चाई सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस फैसले को कानून व्यवस्था बहाल करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। दरअसल नए साल के दिन भाजपा विधायक जी जनार्दन रेड्डी के आवास के पास बैनर लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में पत्थरबाजी शुरू हुई और हालात बेकाबू हो गए। इसी दौरान हुई फायरिंग में कांग्रेस कार्यकर्ता राजशेखर को गोली लगी और बाद में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद सरकार ने लापरवाही के आरोप में बेल्लारी के पुलिस अधीक्षक पवन नेज्जूर को निलंबित कर दिया था। पुलिस ने ब्रूसपेट थाने में 4 एफआईआर दर्ज की है और दोनों पक्षों के 26 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं भाजपा विधायक जनार्दन रेड्डी ने अपनी जान को खतरा बताते हुए जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेताओं पर सीधे आरोप लगाए हैं। अब सीआईडी की जांच से ये साफ होने की उम्मीद है कि बेल्लारी हिंसा के पीछे असल जिम्मेदार कौन है। महाराष्ट्र के नंदुरबार में पुलिस ने पशुओं का दूध बढ़ाने वाले घातक इंजेक्शन बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। स्थानीय अपराध शाखा और शहर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में करीब 20,20,000 रुपए के जहरीले रसायन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया है कि इन रसायनों का इस्तेमाल गाय और भैंसों का दूध बढ़ाने के लिए किया जा रहा था, जो न केवल पशुओं के लिए बल्कि इंसान के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद खतरनाक था। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है और लोगों में चिंता की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि यह अभी तक पता नहीं लग पा रहा है कि ये कच्चा माल कहां से आता था और गिरोह के अन्य सदस्य कौन कौन हैं। इस कार्रवाई से पशुपालन और जन स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा टल गया है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे ऐसे अवैध कारोबार की जानकारी तुरंत दें और सतर्क रहें। ओडिशा के राउरकेला में भुवनेश्वर से आ रही इंडिया वन एयर की 9 सीटर फ्लाइट क्रैश हो गई है। विमान में कुल 7 लोग सवार थे, जिसमें 6 यात्री और एक पायलट शामिल था। हादसा लैंडिंग से लगभग 10 से 15 किलोमीटर पहले हुआ। जैसे ही जानकारी मिली, रेस्क्यू और संबंधित विभागों में तुरंत हलचल मच गई। स्थानीय टीम और प्रशासन मौके पर पहुंचे और सभी यात्रियों और पायलट को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया है। हादसे में किसी की भी जान नहीं गई है। हालांकि सभी घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। विमान हादसे के कारणों की अभी जांच चल रही है। अधिकारियों ने बताया है कि विमान किस परिस्थिति में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। भुवनेश्वर से पर्यटन विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची है। प्रशासन और एजेंसियां अलर्ट पर है और स्थानीय स्तर पर सुरक्षा और सहायता की व्यवस्था की गई है। इतने बड़े हादसे में सभी यात्रियों का सुरक्षित बचना अपने आप में चमत्कार माना जा रहा है और लोग राहत महसूस कर रहे हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की फिल्म इंडस्ट्री के लिए इस साल एक और गर्व का पल आया है। अनुपम खेर की फिल्म तन्वी द ग्रेट को 98 अकादमी पुरस्कारों की 201 फिल्मों की सूची में शामिल किया गया है,
जिससे ऑस्कर की दौड़ में भारत की उम्मीदें और मजबूत हुई हैं। इस सूची में जगह बनाना किसी भी फिल्म के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि दुनिया भर से हजारों फिल्में ऑस्कर के लिए भेजी जाती हैं। अनुपम खेर ने इस अवसर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की और खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि ये चयन फिल्म टीम के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और इंडस्ट्री के चुनिंदा बेहतरीन लोगों की श्रेणी में शामिल होने का सम्मान है। अनुपम खेर ने आगे बताया है कि ये फिल्म की टीम की कड़ी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा है। उन्होंने कहा है कि सिनेमाघरों में 100 दिन पूरे होने और ऑस्कर चयन समिति द्वारा इस फिल्म को सूचीबद्ध किए जाने से उनका विश्वास और बढ़ा है कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है। साथ ही उन्होंने अकादमी का धन्यवाद किया और कहा है कि इस फिल्म का भारतीय फिल्म होना उनके लिए बहुत गर्व की बात है। नामांकन और संभावित जीत दोनों ही टीम के लिए शानदार अनुभव है और ये उपलब्धि भारतीय सिनेमा के लिए भी गौरव का क्षण है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का आगाज 11 जनवरी से हो रहा है और रोहित शर्मा के पास इस सीरीज में कई रिकॉर्ड बनाने का सुनहरा मौका है। वडोदरा में खेले जाने वाले पहले मैच में रोहित सचिन तेंदुलकर और डेविड वार्नर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में ओपनर के तौर पर सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड फिलहाल डेविड वार्नर के नाम है, लेकिन रोहित अगर पहले मैच में शतक लगाते हैं तो वो भारतीय ओपनर के तौर पर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे और ओवरऑल लिस्ट भी टॉप पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा तीनों फॉर्मेट मिलाकर रोहित शर्मा के नाम 648 छक्के हैं और यदि वे पहले मैच में 2 और छक्के लगाते हैं तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में 650 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। वनडे ओपनर के रूप में भी उनका कुल 327 छक्के का रिकॉर्ड क्रिस गेल के 328 छक्के के रिकॉर्ड के बेहद करीब है। रोहित शर्मा ने अब तक 279 वनडे में 11,516 रन बनाए हैं और 3 दोहरे शतक भी जमाए हैं। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में हिटमैन का जलवा देखने को मिलेगा और क्रिकेट इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आवाज इंडिया।